हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं रोशिद होमने जी का। माफ़ कीजिए, आपका नाम मैंने यहाँ पर सही से प्रोनाउंस नहीं किया हो। तो ये लिखते हैं कि विच वन इज़ बेस्ट प्रोजेक्टर, जेडको युवा वाइब और क्रॉस बीट्स फ्लिक्स। देखिए, दोनों ही प्रोजेक्टर ऑलमोस्ट सेम है, इनका लुक्स एंड डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम है, फीचर्स भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम टू सेम दिए गए हैं। दोनों में ही आपको सर्टिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, यानी कि इनमें जो ऐप्स हैं नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार वगैरह, ये सभी सर्टिफाइड ऐप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। कोई अलग से इनमें आपको एंड्रॉयड बॉक्स या फिर कोई फायर टीवी स्टिक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करें कि इन दोनों में से कौन सा लेना सही रहेगा, तो मुझे लगता है कि जेडको युवा वाइब यहाँ पर आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ कम के प्राइस में मिल जाएगा क्रॉस बीट्स फ्लिक्स के कंपैरिजन में। तो ये आप ले सकते हैं, 2000 रुपये आपके यहाँ पर सेव हो जाएंगे और बहुत बड़ा कोई इनमें आपको ऐसा खास मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हेमंत जी का। ये लिखते हैं कि आपने ये टीवी क्यों परचेस किया। ये क्यू एलईडी टीवी नहीं है, मिनी एलईडी टीवी भी नहीं है, ब्राइटनेस भी काफ़ी कम है और प्राइस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम बाद ये अच्छा नहीं दिखेगा। आजकल जो लेटेस्ट क्यू एलईडी टीवी और मिनी एलईडी टीवी और ब्राइट टीवी मिल रहे हैं उनके कंपेरिजन में। देखिए, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, मैंने जो LG का एक 55 इंच का टीवी परचेज़ किया था 2022 में, UQ8040, उसके बारे में उसका मैंने वीडियो बनाया था। 3 साल बाद कैसा वो दिख रहा है। तो उस टीवी में प्रॉब्लम थी कि शुरू में जब परचेज़ किया था कुछ टाइम बाद तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, उसकी पिक्चर क्वालिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया थी। जब मैंने परचेज़ किया था उसका रिव्यू किया था, लेकिन 4-5 महीने बाद देखा कि उसके जो कलर वगैरह हैं काफ़ी ख़राब हो गए हैं। काफ़ी सारी कलर सेटिंग ट्राई करके देखी, लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई। नॉइस भी कई बार देखी जाती है, जो फेसेस हैं थोड़े से नॉइसी नज़र आते हैं। शार्पनेस कम करने के बाद भी बहुत सारी सेटिंग ट्राई की, लेकिन वो उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। तो उसी टीवी के बारे में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने ये क्यों परचेज़ किया। देखिए, 2022 में क्यू एलईडी टीवी मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे। मिनी एलईडी टीवी तो आई थिंक थे ही नहीं। अभी ये 2024 से काफ़ी सारे ब्रांड ने मिनी एलईडी टीवी लॉन्च करना शुरू किया है। पहले भी 1-2 ब्रांड टीवी लॉन्च कर रहे थे, मिनी एलईडी टीवी और क्यू एलईडी टीवी। लेकिन देखिए, आजकल देखा जा रहा है कि जो क्यू एलईडी टीवी हैं वो जेन्युइन क्यू एलईडी टीवी नहीं है। क्यू एलईडी टीवी के नाम पर नॉर्मल टीवी ही आपको दिया जा रहा है, और अब तो हर एक टीवी पे हर एक ब्रांड, मतलब जो असेंबल टीवी तक सेल कर रहे हैं, मतलब कोई ब्रांड का नाम का आता पता उनका ठीक से नहीं है, वो भी क्यू एलईडी टीवी बनाकर बेच रहे हैं, जबकि वो 100% फेक क्यू एलईडी टीवी हैं। उनमें क्यू एलईडी फिल्टर है ही नहीं। तो क्यू एलईडी टीवी के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और बहुत सारे ब्रांड मिनी एलईडी टीवी सेल कर रहे हैं, हालांकि उनकी टीवी मिनी एलईडी टीवी नहीं है। उनमें फुल एरे डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और वो अपने टीवी को मिनी एलईडी टीवी बता रहे हैं। अगर एक जेन्युइन मिनी एलईडी टीवी की हम बात करें तो उसके पैनल के अंदर अप्रॉक्स कम से कम 10,000 मिनी एलईडी एसएमडी बल्ब लगे होने चाहिए, तब वो एक मिनी एलईडी टीवी होगा। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि अप्रॉक्स 200-300 उन्होंने बल्ब लगाए हुए हैं, और वो अपने टीवी को मिनी एलईडी टीवी बोल रहे हैं। तो आजकल बहुत सारे क्यू एलईडी टीवी और मिनी एलईडी टीवी के नाम पे स्कैम किया जा रहा है, तो आई थिंक उसमें नहीं फंसना चाहिए। उसके कंपैरिजन में मैंने ये टीवी क्यों परचेज़ किया, मैं अगर आज भी कोई टीवी परचेज़ करूं तो मैं LG या फिर सैमसंग के टीवी ही परचेज़ करना चाहूँगा, भले ही वो क्यू एलईडी टीवी ना हो, चाहे वो मिनी एलईडी टीवी हो या ना हो, क्योंकि स्कैम में फंसने से अच्छा है कि एक जेन्युइन ब्रांड के एलईडी टीवी परचेज़ करें। अब ये UQ8040 टीवी मॉडल था, तो ये ऑनलाइन ओनली टीवी मॉडल था। ऑनलाइन ओनली टीवी मॉडल की थोड़े से जो कंपोनेंट्स की क्वालिटी होती है वो डाउनग्रेड रहती है, क्योंकि ये जो ऑफलाइन टीवी मॉडल होते हैं उनके कंपैरिजन में ये 7-8 हज़ार रुपये सस्ते भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रांड जब कॉस्ट कटिंग करेंगे तो कॉस्ट कटिंग ऐसे ही होगी। अगर सस्ते में आपको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो अपना पैसा सेव तो करेंगे ही। तो इसीलिए मैंने ये टीवी परचेज़ किया था, और टीवी वैसे काफ़ी ब्राइट है, ब्राइटनेस उसमें काफ़ी बढ़िया है। 50% ब्राइटनेस पे रखते हैं तब भी वो टीवी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन थोड़े से जो कलर क्वालिटी है वो उसकी अच्छी नहीं है। तो अगर आज के टाइम में भी अगर देखें तो अगर आपको जेन्युइन क्यू एलईडी टीवी परचेज़ करना है, मिनी एलईडी टीवी परचेज़ करना है, तो एक रिप्यूटेड ब्रांड की तरफ ही आपको जाना चाहिए। बहुत सारे चीप ब्रांड ऐसे टीवी सेल करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं राकेश कुमार जी का। ये लिखते हैं कि 1 महीने में ही ख़राब हो गया, सर्विस सही नहीं है,
तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्गवे ब्रांड के इंफ्रारेड कुकटॉप के बारे में कि इनका इंफ्रारेड कुकटॉप 1 महीने में ही ख़राब हो गया और उसकी सर्विस भी नहीं मिलती है। देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, अगर एक फ़िलिप्स को छोड़ दें, फ़िलिप्स के आप इंडक्शन कुकटॉप परचेज़ करते हैं, इंफ्रारेड कुकटॉप परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको सर्विस भी मिल जाती है। लेकिन वहीं देखेंगे तो ये इस टाइप के जो ब्रांड है जैसे कि लॉन्गवे है, लॉन्ग लाइफ है और प्रेस्टीज है, ग्लेन है, बहुत सारे ब्रांड है, तो ये काफ़ी कम प्राइस में अपने कुकटॉप सेल करते हैं। लेकिन जब सर्विस का नंबर आता है तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाती है। किसी किसी को मिल जाती है तो मिल जाती है, अदरवाइज़ तो ये सर्विस ठीक से इनकी मिलती ही नहीं है। कॉल वगैरह आप कस्टमर केयर पे करेंगे, कॉल आपकी पिक हो जाएगी, कंप्लेन भी बुक हो जाएगी, लेकिन कोई ठीक करने आएगा ही नहीं। तो इस टाइप के ब्रांड में ये तो प्रॉब्लम आती है। अब एक मान लिया कि फ़िलिप्स का ही आप कुकटॉप परचेज़ करते हैं, वो आपको 4000 का मिलेगा, ये आपको 1700-1800 रुपये में मिल रहा है, तो वहाँ पे डबल प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर आपको सर्विस बेटर मिल पा रही है। तो मैंने ये परचेज़ किया, मुझे पता था कि भाई अगर ये ख़राब होता है तो इसकी सर्विस मुझे नहीं मिलेगी, ये सोच कर ही मैंने सस्ते प्राइस में परचेज़ किया कि अगर ख़राब हो भी जाता है तो मैं किसी एक लोकल आसपास में जो मैकेनिक इस टाइप के आइटम ठीक करते हैं, बहुत सारे केसेस तो मैं खुद ही ठीक कर लेता हूँ। मोस्टली केसेस में कुछ भी मेरे घर में ख़राब होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो मैं खुद ही उसको ठीक कर लेता हूँ। जब मेरे बस से बाहर की हो जाती है तब फिर मैं बाहर मैकेनिक से चेक करवाता हूँ, हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो अब 1700 रुपये का आपने परचेज़ किया, वहीं आप एक 4000 का आइटम परचेज़ करें तो उससे बेटर है कि 1700 का परचेज़ कर लें, 2200-2400 रुपये अपने बचा कर रखें। और अगर जब भी कुछ ख़राब हो जाता है, सर्विस अगर आपको नहीं मिलती है, तो आपके आसपास में कोई मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक जो इस टाइप के आइटम ठीक करते हैं, उनसे आप ठीक करवा लें 500-600 रुपये में। तो मुझे लगता है कि ये एक बेटर डील रहती है बजाय इसके कि आप एक महंगा आइटम परचेज़ करके और उसमें अपने पैसे वेस्ट करें। हालांकि ख़राब होने को जो महंगे आइटम है, महंगे ब्रांड के आइटम है, वो भी ख़राब हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का तो कोई भरोसा है ही नहीं कब ख़राब हो जाए। तो अब सर्विस नहीं मिलती है, तो अब इसके बारे में तो देखिए क्या ही कहें, इंडिया में सब चल रहा है तो बस चल रहा है, पता नहीं ये कब जाकर ठीक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं रोज 7797 का। ये लिखते हैं कि भाई बोर्सो अल्टीमा कर्व और पिक्सपैक रे गोल्ड में कौन सा अच्छा है? मैं फर्स्ट टाइम प्रोजेक्टर लेने की सोच रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है, ब्राइटनेस उसमें बहुत ही बढ़िया दी गई है। मेरे पास में ऑन 86 एक प्रोजेक्टर है, काफ़ी टाइम से 5 साल से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और जब से मैंने पिक्सपैक रे गोल्ड यूज़ किया है तो मतलब मुझे वो बिल्कुल एकदम बेकार लग रहा है। उसकी ब्राइटनेस इतनी डल लग रही है कि जैसे कि मैंने कोई 4-5 हज़ार रुपये वाला प्रोजेक्टर ख़रीद लिया हो। तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट प्रोजेक्टर है पिक्सपैक रे गोल्ड। अब बोर्सो अल्टीमा कर्व ये भी बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें एक ही HDMI पोर्ट दिया गया है, जबकि पिक्सपैक रे गोल्ड में 2 HDMI पोर्ट दिए गए हैं। 2 HDMI कम से कम एक प्रोजेक्टर में हो, वही प्रोजेक्टर आप परचेज़ करें, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाता है तो दूसरा तो कम से कम आप यूज़ कर पाएंगे। तो बोर्सो अल्टीमा कर्व अच्छा प्रोजेक्टर है, लेकिन उसमें एक ही HDMI पोर्ट दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर परचेज़ करना चाहिए, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको उसकी सर्विस भी बेटर मिल जाएगी। आप कोई भी ख़राबी आती है आप कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे, कंपनी आपके घर से खुद ही पिक करा लेगी प्रोजेक्टर को और रिपेयर करके आपके घर पे भेज दिया जाएगा। तो ये सर्विस आई थिंक और कोई ब्रांड नहीं दे रहा है जो पिक्सपैक में आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोहम्मद दिलशाद आलम जी का। ये लिखते हैं कि फिलिप्स टीवी लॉन्ग लाइफ चलेगा या TCL का, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए जनरली अगर देखें तो फिलिप्स एक काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है। फिलिप्स के प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको एक श्योरिटी रहती है कि ये काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलेंगे। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि फिलिप्स भी कुछ ऐसे टीवी मॉडल लॉन्च कर रहा है जो कि काफ़ी कम प्राइस में सेल किए जा रहे हैं, और वो टीवी मॉडल भी उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं जहां पर बाकी दूसरे बजट ब्रांड के टीवी भी मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं। तो बजट ब्रांड से कॉम्पीट करने के लिए अब इस तरीके के जो प्रीमियम ब्रांड हैं लाइक फिलिप्स है, LG है, सोनी है, तो ये भी कुछ अपने चीपेस्ट मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। तो उनके बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो कितने टाइम चलेंगे। जैसे कि दूसरे उनके प्रोडक्ट आते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट आते हैं, तो वैसे ही वो चलेंगे या फिर जो बजट कैटेगरी के ब्रांड हैं उनके बराबर उनकी लाइफ होगी। तो कह पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। TCL के बारे में अगर बात करें तो TCL के प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया होते हैं, लेकिन
TCL के टीवी में काफ़ी ज़्यादा इशू देखे जाते हैं, जल्दी ख़राब होने के भी और सर्विस भी ना मिलने के। तो फ़िलिप्स के टीवी परचेज़ करने का एक ही फ़ायदा रहेगा कि वहाँ पर आपको सर्विस थोड़ी बेटर मिलेगी, क्योंकि फ़िलिप्स के अपने ही सर्विस सेंटर हैं, तो वहाँ पर आपको सर्विस डेफिनेटली बढ़िया मिलने वाली है TCL के कंपैरिजन में। तो एक ये बेनिफिट तो आपको रहेगा, लेकिन लॉन्ग लाइफ कौन सा चलेगा वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल की, कौन सा टीवी मॉडल आपने परचेज़ किया है। फ़िलिप्स ने अभी 2025 में कई सारे टीवी मॉडल अपने लॉन्च किए जो कि एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग कराए गए हैं जहां पर दूसरे बजट ब्रांड के टीवी भी मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं संजय लोखंडे जी का। ये लिखते हैं कि T6 प्रोजेक्टर फुल HD है, कौन सा स्क्रीन लेना चाहिए, अच्छा क्वालिटी मिल जाए, लिंक भेजो 50 to 60 इंच। देखिए T6 जो प्रोजेक्टर है तो इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट ब्राइटनेस इसमें आपको मिल जाती है। 50-60 इंच की अगर आप स्क्रीन देखना चाहते हैं तो उस पर आपको काफ़ी बढ़िया ब्राइटनेस मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्टर को आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना पड़ेगा। प्रोजेक्टर को जितना दूर रखते हैं उतना ही ब्राइटनेस का लॉस उसमें हो जाता है। तो अगर आप 50-60 इंच 70 इंच की स्क्रीन देखेंगे तो आपको इस पर काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। स्क्रीन कौन सी लेना चाहिए, अगर देखिए घर में आपको 2-3 लोग ही मूवीज़ वगैरह देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, तो बेटर रहेगा कि जो रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन आती है वो आप परचेज़ कर लें, क्योंकि इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस कम है तो उस पर आपको ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाती है, काफ़ी बढ़िया उस पर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। लेकिन उसके व्यूइंग एंगल अच्छे नहीं होते हैं, तो व्यूइंग एंगल भी अगर आपको बढ़िया चाहिए, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, तो आप बेटर रहेगा कि कोई वाइट स्क्रीन परचेज़ कर लें। जो नॉर्मल ग्रे स्क्रीन आती है वो तो आप परचेज़ ना करें, क्योंकि ब्राइटनेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर देती हैं। तो रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन परचेज़ कर लें या फिर आप वाइट स्क्रीन परचेज़ कर लें। वाइट स्क्रीन बहुत सारी आपको अलग अलग वैरायटी में मिल जाएंगी, मोटराइज्ड मिल जाएंगी, मैप टाइप मिल जाएंगी, नॉर्मल फैब्रिक मिल जाएगी, उसको आप DIY वॉल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और 50-60 इंच की स्क्रीन अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर आपके पास एक वाइट स्मूथ वॉल है तो आप उस पर भी देख सकते हैं, और वो भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। 50-60 इंच का आप एक स्क्रीन का मेज़रमेंट लेके डायगनली मेज़र करके और फिर आप एक ब्लैक बॉर्डर उसका बना दें तो उस पर आप कंटेंट देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया पिक्चर मिल जाएगी, कोई स्क्रीन भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुधा करुकुर्ती जी का। ये लिखते हैं कि हाय सर, मैं भी LG UA8200 ख़रीदने की सोच रहा हूँ फ्लिपकार्ट से, क्या ये बेस्ट होगा? इससे पहले TCL C69 भी ख़रीदा था, 7 महीने में ही वो ख़राब हो गया, जिसको रिप्लेस करने में 2 महीने लग गए, कुछ नहीं मिला TCL कंपनी से। वो तो 13,000 रुपये मेरे से ही मांग रहे थे, लास्ट में बेस्ट बोले भी, बेस्ट वन एसेस से कुछ अमाउंट रिटर्न मिल गया, कुछ ऐड करके लेना चाहता हूं तो बेस्ट टीवी रिप्लेसमेंट करें प्लीज़। देखिए LG UA8200 काफ़ी बढ़िया टीवी है, डेफिनेटली आप ये टीवी परचेज़ कर सकते हैं। और LG का टीवी है तो आपको यहाँ पर सर्विस भी बढ़िया मिलने वाली है। और TCL की कंपनी के बारे में तो देखिए काफ़ी सारी कंप्लेन मिलती ही हैं कि इनके टीवी भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और सर्विस भी ये बेटर नहीं देते हैं। तो आई थिंक इस टाइप के ब्रांड से बच के ही रहना चाहिए। बाकी LG तो देखिए काफ़ी बढ़िया ब्रांड है, डेफिनेटली इनका कोई भी टीवी आप परचेज़ करें वो बढ़िया ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं निशांत जी का। ये लिखते हैं कि सर मुझे डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला प्रोजेक्टर लेना था, प्लीज़ सजेस्ट मी, HDMI से डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट ले सकता हूं? देखिए आजकल जितने भी बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर आ रहे हैं जो कि फुल HD नेटिव रेजोल्यूशन के साथ आते हैं और 4K भी सपोर्ट कर रहे हैं, HDR भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्टर में HDMI पोर्ट के थ्रू आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि फायर TV स्टिक अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। नेटिव डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। अब डॉल्बी एटमॉस के लिए डॉल्बी डिजिटल प्लस कोडेक को ही यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक जो है डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट सुनने को मिल जाएगा अगर आपके पास में कोई डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है तो आप HDMI पोर्ट के थ्रू अगर फायर TV से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी और डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मोहित कुमार जी का। ये लिखते हैं कि एकदम बेकार प्रोजेक्टर है, किसी को ख़रीदना है तो बताओ, 2 दिन पहले ही मंगाया है विद वाइट स्क्रीन। तो ये यहाँ पर आप बात कर रहे हैं पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के बारे में। तो मैंने इनसे पूछा था कि इनके प्रोजेक्टर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्होंने लिखा है कि बार बार स्क्रीन एडजस्ट करना, स्क्रीन ब्लरी है, फैन नॉइस ज़्यादा है, शांत रूम में नहीं देख सकते, कलर डल हैं, रिमोट वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा है। देखिए इस प्रोजेक्टर की जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो फ़ैन भी जो है इसका हाई स्पीड फ़ैन इसमें लगाया गया है ताकि जो प्रोजेक्टर है वो एकदम से कूल रहे, ख़राब ना हो जाए। अगर उसकी जो ब्राइटनेस इंटेंसिटी उसमें दी गई है, इतना हाई पावर लैंप उसमें लगाया गया है, अगर उसको प्रॉपर
एयर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, एयर उसको नहीं मिलेगी तो फिर वो जल्दी ख़राब हो सकता है। पोलराइज ग्लास जो लगा हुआ है, डिस्प्ले लगा हुआ है, उसको वो बर्न कर सकता है। इसीलिए फ़ैन नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है बाकी के कंपैरिजन में। तो जो भी प्रोजेक्टर आप ब्राइट प्रोजेक्टर परचेज़ करेंगे तो उसके लैंप की इंटेंसिटी, उसकी लैंप की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग ही उसमें फ़ैन लगाया जाता है और उसमें वैसी ही नॉइस आपको देखने को मिलेगी। बार बार स्क्रीन एडजस्ट करने का जो प्रॉब्लम है वो आपको ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्टर में दिखाई देगी जो भी ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन के साथ आते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि बार बार आपको प्रोजेक्टर को इधर उधर करना नहीं होता है। अगर आपने फिक्स स्क्रीन लगाई हुई है तो जो ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन है उसको आप ऑफ कर दें और मैनुअल फोकस करें, मैनुअल कीस्टोन करेक्शन करें। और उसके बाद में जब भी आप प्रोजेक्टर ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक उसी सेटिंग पे वो ऑन होगा जो आपने पहले से वहाँ पर की हुई है, तो आपको बार बार उसमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऑटो फोकस या ऑटो कीस्टोन करेक्शन अगर ऑन करके आप रखेंगे तो जब भी प्रोजेक्टर आप ऑन करेंगे तो फिर वो उसको पहले फोकस करेगा, फिर उसको फिर कीस्टोन करेगा, तो उसमें कभी कभी वो मिस अलाइनमेंट हो सकता है। और वो सभी जो ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन वाले प्रोजेक्टर आते हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो पिक्सपैक रे गोल्ड मैंने देखा, मुझे भी ऐसा लग रहा था इसमें कि यार ये बार बार इसको एडजस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने फिर उसको प्रोजेक्टर को फिक्स करके रख दिया अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो उसमें जो ऑटो फोकस था, ऑटो ट्रापेजॉइड था, उसको मैंने ऑफ कर दिया और उसके बाद में मैंने उसको जब भी चलाया तो वो अपनी उन्हीं सेटिंग पे ऑन होता है जो मैंने वहाँ पर सेट की हुई है। तो उसमें मुझे बार बार स्क्रीन एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्लरी स्क्रीन का इशू तो मुझे तो कहीं पर ऐसा दिखाई नहीं दिया। रिमोट कंट्रोल आपका काम नहीं कर रहा है तो वो हो सकता है कि रिमोट कंट्रोल में कोई ख़राबी आ गई हो। मेरे पास से काफ़ी दिन से प्रोजेक्टर वो रखा हुआ है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो अभी तक इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आई थिंक बाकी भी किसी ने अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की है। तो अगर इस तरीके का कोई इशू आ भी रहा है तो आप कंप्लेन करें, 1 साल की वारंटी भी आपको यहाँ पर मिली हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।